नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों, प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है और हमारा विषय चल रहा है भारत के संविधान से आपका परिचय। और आज की जो हमारी कड़ी है उसमें हम आपको आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका परिचय कराएंगे और आपको इस बात से भी अवगत कराएंगे कि राजनीति कैसे भारत के संविधान के साथ में खींचतान करके जो आर्टिकल ओरिजिनल था, जो ये कहता था कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, उस पर हम प्रतिषेध लगाएंगे, रोकेंगे। वोट बैंक की राजनीति के कारण सबसे पहला संविधान में संशोधन गंदी राजनीति की पूर्ति के कारण, समाज में विभेद पैदा करने के कारण, किसके कारण? जाति के कारण, इसी में ही शुरू हुआ। और भारत में जितनी भी ऐसी शुरुआतें हुई वो दक्षिण भारत से शुरू हुई। ये बीमारी, वोट बैंक की राजनीति, ऊंच नीच का भेदभाव, ऊंच नीच के रूप से जातिगत जहर, ये रोग फैलना भारत में शुरू हुआ दक्षिण भारत से। भ्रष्टाचार की बीमारी, वोटों को खरीदने के लिए तरह तरह के हथकंडे, ये बीमारी भी भारत में आई दक्षिण भारत के रास्ते से। भाषा के आधार पर भेदभाव, भाषा के आधार पर अलगाववाद की बीमारी भारत में कहां से प्रवेश करी? दक्षिण भारत के रास्ते से। और ये यूं ही नहीं, ये बड़ा प्रयोग था अंग्रेजों का। उन्होंने दक्षिण भारत के दिमाग में मकाले का जो फैलाया हुआ जहर था शिक्षा का, और वहाँ के लोगों के अंदर, क्योंकि सबसे पहले सूरत और मद्रास और कलकत्ता में ही इन्होंने अपने अपने अड्डे बनाए थे और चर्च की स्थापना वहीं से हुई, और वहाँ के लोगों को ऐसा उनके अंदर रस बस के जहर भर दिया कि ये बीमारी कोढ़ की तरह आज लगी हुई है और खाज बन चुकी है। इतना तगड़ा जो है ये जहर है, कटने से नहीं कट रहा। खैर, ये विषय दूसरा है। हमारा जो विषय है वो भारत के संविधान से आपका परिचय है और ये समझाना कि ये आर्टिकल, जो ये अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में दे रखे हैं, ये क्या क्या शक्तियां देते हैं। और ये अनुच्छेद 15 जो है ये समता के अधिकार का है, ये दूसरा अनुच्छेद है। सबसे पहले 14 में मैंने बताया था कि किसी भी नागरिक के साथ में कानून के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, सबके लिए कानून समान रूप से लागू होगा और समान रूप से ही वो संरक्षण भी देगा। और वह व्यक्ति शब्द के प्रयोग किया गया था उसमें, तो यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ में विभेद नहीं किया जाएगा कानून के आधार पे, और समान संरक्षण कानून का उसको मिलेगा। लेकिन ये अनुच्छेद 15 जो है ये केवल भारत के नागरिकों के लिए ही अधिकार देता है, ना कि विदेशी व्यक्तियों के लिए, क्योंकि इसमें नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। पहली तो मोटी सी दिमाग में ये बात रख लें कि ये नागरिक शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है, तो जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो भारत के नागरिकों के लिए दिए गए हैं, बाहर वाले के लिए नहीं। अब बात आते हैं इस अनुच्छेद के आपसे परिचय की। तो इसकी सबसे पहले इसकी ओरिजिनलिटी, जो देश का संविधान जब बन रहा था
उस बात पे भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने जो ड्राफ्ट बना के दिया था वो क्या था। उस समय बहुत से संशोधन प्रस्तुत करे गए थे और आखिरी में 1950 में जो संविधान बन के तैयार हुआ था, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जो जाति के चोला पेड़ के जो राजनीति करने वाले जो दलित के जो पुरोधा जो बनते हैं, वो बाबा साहब की दिए हुए जो संविधान है उसको झुठलाते हैं और अपनी गंदी राजनीति की चादर ओढ़ के बाबा साहब का नाम आगे करके और बाबा साहब के द्वारा जो बनाया गया जो संविधान था उसको तार तार करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के कारण समानता का जो अधिकार दिया गया था उसको असमानता में अपने कुत्सित राजनीति को रोटी सेकने के कारण उन्होंने इस पवित्र ग्रंथ को, संविधान को कैसे तोड़ा मरोड़ा, उसका खेल भी हम आपको बताते हैं। मैंने बहुत से बड़े जो दलित प्रोफेसर थे उनसे, जो पॉलिटिकल साइंस के थे और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के भी जो प्रोफेसर थे, उनसे मैंने जब पूछा इसी अनुच्छेद के बारे में कि जनाब आप ये बताइए कि बाबा साहब का नाम लेके दिन रात माला जपते हैं, और जब संसद में बहस चल रही थी और उसका जवाब बाबा साहब दे रहे थे, तो उन्होंने ये जो परिवर्तन संविधान में हुए इनका विरोध उस समय क्यों किया। आर्टिकल 16 और 15 में जो ये परिवर्तन हुए, ये बाबा साहब के जो ओरिजिनल संविधान दिया उसमें नहीं थे। उन्होंने तो सीधे सीधे ये कहा कि भाई जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे भारत में किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। तो फिर ये विभेद क्यों होने लगा? जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे ये विभेद क्यों होने लगा? इसका जवाब उन्होंने पहले तो कहा नहीं, उनको क्यों पता ही नहीं है, वो तो राजनीति की चादर ओढ़ के उनको तो बस जात चमकती थी, तो वे मुंह छुपाते हुए भाग जाते थे। उन्होंने कहा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, तो भारत के संविधान में पहले से ही था। मैंने कहा आप फिर आप कितने पढ़े हैं, फिर आपने इसका मतलब संविधान ही नहीं पढ़ा। तो वे इधर उधर देख के नजरें चुराने लगते थे और मुझे देख के सामने कन्नी काट के भागते थे। और ये मैं यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर वगैरह हैं वो भी कन्नी काटते थे जब मैं उनसे पूछता था कि भाई आप बाबा साहब का नाम पे माला बजते हैं, और बाबा साहब ने तो ये बनाया ही नहीं थी। ये बात केवल और केवल 10 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए संविधान में जात के आधार पे रिजर्वेशन था, कि इस कारण से वो भी कि सबका प्रतिनिधित्व संसद में पहुंचे, और अन्य स्थान पे समानता लाने के लिए केवल ये था कि अवसर सबको मिलना चाहिए, अवसर की समानता सबको होनी चाहिए, ना कि बाजू को कमजोर रखना और उनके अंदर जो आत्मविश्वास है उसको दबाए रखना और उनकी जो प्रतिभा है उसको निखरने ही न देना और बराबरी पे ना आ जाए, वो उनको पंगु कर दो, ताकि उनके वे जो जब इस तरीके का समाज में ऐसा बैलेंस बिगड़ जाएगा, और जब बैलेंस बिगड़ जाएगा तो उनको लोभ आ जाएगा कि भाई हमको तो ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लोभ आ जाएगा, और लोभ आने के कारण उनको लगेगा भाई हमारे साथ तो अगर हमने इसको जैसे सुराही में हाथ बंदर घुसा देता चने निकालने के कारण, और वो लोभ के कारण सुराही में से हाथ ही नहीं निकाल पाता कि मुट्ठी भर के निकालूंगा, और मुट्ठी कभी छोड़ता नहीं वो, और सुराही में से हाथ बंदर का निकलता नहीं। तो वो वाला हिसाब समाज में उन्होंने फैला दिया ऐसे कुचित मानसिक लोगों ने, और भारत के जो पवित्र संविधान था उसको परिवर्तन करके और उसका नाम दिया रिजर्वेशन। ये मैं किसी के खिलाफ नहीं बातें कर रहा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। तो अब आप इसका परिचय देखिए और कलाकारी भी देखना, कैसे कैसे संविधान में कलाकारी की गई, और जो मेरी बातें को झुठलाने की कोशिश कर रहे हो वो कमेंट में आप लिख सकते हैं, वे मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप
देखें, सबसे पहले अंग्रेजी में जो इसकी हेडिंग है आर्टिकल की, वो है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। हिंदी में इसकी हेडिंग है, जो संवैधानिक हेडिंग है, वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। अब बात आती है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जो यह ये जो ड्राफ्ट बना था संविधान में, जब इस पे चर्चा चल रही थी, तो इसका नाम था आर्टिकल 9। जो ड्राफ्ट बना था 1948 में, जो संविधान में जो ड्राफ्ट मसौदा जो पेश किया गया था, और उसमें इसके 2 सब क्लोज थे, 2 क्लोज थे, क्लोज 1 और क्लोज 2। सबसे पहले उनको बताना बहुत जरूरी है। जिस पे संविधान में चर्चा चल रही थी और जिनको पास कराना था, वो 2 क्लोज थे। और वो क्लोज क्या थे? वो आज भी हैं। वो आज की डेट का जो संविधान है, उसमें आज भी ये मौजूद हैं। और उसके उन क्लोजों को आगे धीरे धीरे करके अपनी राजनीति की रोटी सेकने के कारण और डिमांड करके जो वे जीवंत संविधान बनाते हैं, और अपनी गंदी राजनीति की रोटी को सेकने के कारण समाज में ये बीज बोने का काम इन्होंने करा, उसको भी हम बताएंगे। तो ओरिजिनल जो ड्राफ्ट आया, क्योंकि हम परिचय करा रहे हैं आपका, और परिचय कभी भी अधूरा नहीं होना चाहिए जब तक जड़ समझ में नहीं आएगी, फुलक का मतलब ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला जो क्लोज था उसका ये था क्लोज 1। अंग्रेजी में उसकी जो लैंग्वेज थी वो थी, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। सिटीजन शब्द का प्रयोग किया गया है ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम इन पार्टिकुलर नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, sex of any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to। क्या था हिंदी में? इसका अर्थ क्या है? राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। विशेष रूप से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार की अक्षमता शब्द का प्रयोग किया भाई, उसको अक्षम नहीं माना जाएगा, दायित्व या प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं किया जाएगा। कि भाई ये शर्त नहीं लगाई जाएगी आप फलां जाति के हैं, फलां धर्म से हैं या फलां लिंग से हैं, इसके कारण आप पर कोई शर्त, प्रतिबंध या कंडीशन नहीं थोपी जाएगी। क्लोज 1 है ये। अब क्लोज, इसके सब क्लोज हैं कहां पे? नंबर सब, इसका जो क्लोज का सब क्लोज है ए, वो कह रहा है एसिस्ट टू शॉप्स
public restaurants, hotels and places of public entertainment, और बी सब क्लोज है the use of wells, tanks, roads and places of public restaurants, public resort, maintainedly wholly or partly out of the revenues of the state or dedicated to be used of the public, general public। हिंदी में इसका मतलब है कहाँ पे ये शर्त नहीं लगाई जाएगी कि दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों तक पहुंच, यानी कि कोई भी आदमी है उसको किसी दुकानों में, जो सार्वजनिक होटल हैं, रेस्तरां हैं, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल हैं जैसे पिक्चर हॉल वगैरह है, वहां तक पहुंच में आपको किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करा जाएगा। है कुओं, टैंकों, सड़कों और सार्वजनिक विश्राम स्थलों की उपयोग जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से राज्य के राजस्व से बनाए जाते हैं या रखे जाते हैं या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित हैं। जैसे कोई होटल है और वो आम जनता के लिए है, तो आपको किसी जाति, धर्म, लिंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें उन्होंने बड़ी चालाकी दिखाई और एक बात इसमें से चिपका ली ताकि आगे का रास्ता बने। जो संविधान निर्माता थे और जो इन तरीके के वो आगे रास्ता जोड़ना की इच्छा थी उनकी, वो दबे पांव उन्होंने एक बात जोड़ दी बड़ी कलाकारी से। वो क्या थी? ताकि आगे भी इसमें इसी आधार पर रास्ता जुड़ता चला जाए। तो इसका क्लोज बी 2 है, वो है नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state for making any special provision for women and children। वो उन्होंने बड़ी चालाकी से बड़ी कलाकारी दिखाई और ये जोड़ा क्लोज 2 कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। अब हो गया शुरू कलाकारी। एक तरफ कह रहा है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, नस्ल के आधार पे नहीं होगा, और इसमें महिला, पुरुष और महिला के आधार पे कह दी कि भाई सरकार भेदभाव करके कोई नियम बना सकती है जो महिला और पुरुषों में भेदभाव करता हो। तो इसमें जो है वो क्लोज जोड़ दिया और एक रास्ता बना दिया कि भाई आप इसी के तर्ज पे और इसमें बाद में भविष्य में संशोधन कर लेना, क्योंकि अभी सारा करने लगेंगे तो हल्ला बुल्ला मचने लगेगा। और ये एक रास्ता बना दिया कि भाई महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकेगी। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ेगी इसकी? जब हमारा संविधान ही ये कह रहा है कि महिला और पुरुष में कोई विभेद नहीं करा जाएगा, तो आपने ऐसा कैसे समझ लिया कि महिला कमजोर है या बच्चे कमजोर हैं? बच्चे संरक्षण में पल रहे हैं, और जब उसमें कह दी किसी बच्चे के साथ में उसको आप स्वावलंबी नहीं बनाने दे रहे और कहने लगे कि हम बच्चों के लिए जो है अलग से जो है हम विभेद करने वाले कानून बना सकते हैं, या उनके लिए कोई हम भेदभाव वाली बात का सरकार कोई नियम अलग से बना सकती है या उनको रिलीफ दे सकती है। तो अब उनको जो रिलीफ दे रही है वो जो ऊपर का जो अनुच्छेद है उससे भी भेदभाव कर रही है। अब मेरी बात पे कोई कह रहा है कि इसमें बुराई क्या है? मैं बुराई कुछ नहीं है,
लेकिन इसी बुराई के आगे बीमारी इसमें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ये उस समय पे नहीं सोचा था किसी ने, और इसी के आधार पे आगे भी यही बात जोड़ते चले गए। इस अनुच्छेद की कोई बात होते हुए फलाने के लिए हम कोई सरकार कानून बना दे तो कुछ नहीं होगा, और ये भानुमति का कुनवा बना दिया इसमें बाद में आके, और इसके 4-5 क्लोज बना दिए। अब बात आती है जब ये अनुच्छेद पास हुआ तो इसको आर्टिकल 15 में जोड़ा। 15 का नाम से ये इसकी, क्योंकि सेटिंग बैठाई जा रही थी, तो वो तो सीधा सीधा ड्राफ्ट था भाई, 1 2 3 ऐसे बन रहे, उसमें किसी के 2 बनाए, किसी के बाद में 3 बनाए, तो इसमें आर्टिकल 15 के नाम से इसको बना। उसमें भी यही बातें थी और उसमें क्लोज 3 कर दिए। जो पहला क्लोज था उसमें जो 2 बातें जोड़ी गई थी जो उसमें ड्राफ्ट में थी, उसमें क्लोज 2 क्लोज बना दिए उसमें। तो अब 3 जो क्लोज बने वो क्या थे? जब संविधान पास हुआ, क्लोज 1 में तो था द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, सेक्स, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम। क्या था कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा जो क्लोज था जो पास हुआ वो क्या था कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम be subject to any discriminate, liability, restriction on the condition with regard to। तो रिगार्ड टू क्या है? उनमें 2 क्लोज बना दिए गए, वही बातें थी जो उसमें थी। क्या था, क्या ए उसमें जोड़ा कि एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट। और जो क्लोज बी उसमें जोड़ा वो क्या था? द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेज ऑफ पब्लिक रिसोर्ट्स मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक। तो 2 इसमें क्लोज जो थे, सब क्लोज वो क्या थे? वो थे दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों तक पहुंच, या ख में बताया कि राज्य निधि से पूर्णतः आंशिक रखरखाव किए जाने वाले या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के उपयोग। अब इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुएं और तालाब। अगर किसी आदमी ने अपने खुद के इस्तेमाल के लिए अपने पैसे से कोई कुआं खुदवाया है या तालाब बनाया है अपने निजी पर्पज के लिए, और कोई आके कहे कि हमको इसका इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा कि हम फला जातीय धर्म के कारण हैं, तो इसमें ये अनुच्छेद कोई रिलीफ नहीं देगा। लेकिन बाद में ऐसे मुद्दे बनाए गए और उन पर दबाव डाला गया और वे जानबूझ के रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि साहब हमको नहीं चढ़ने दिया गया, ये तो हमारे पूर्वज इससे पानी लेते थे। ये नहीं था कि भाई ये बनवाया किसने था, किसके बनाया था, उनमें उसका नाम देने पिक्चरें बनने लगी, ठाकुर के कुएं पे पानी लेने के लिए गए तो फलाने ने हमको मार डाला और वो ठाकुर दुर्जन सिंह ने बड़ा अत्याचार करा। इस तरह की फिल्में बनने लगी और समाज में ऐसा जो बच्चे देखते थे वो कह लगे भाई हमारे साथ तो जात के आधार पर भेद हो रहा है, जबकि संविधान में कह रहा है किसी पब्लिक फंड से जो पैसे से, जो सरकार के पैसे से जो कोई तालाब या घाट बन रहा है उसके लिए है, या पर अब आम नदी है, सब नहा रहे हैं, सबके लिए घाट बने हुए हैं। और किसी ने अपने लिए कोई कुआं, अपना ट्यूबवेल लगा रखा और अपना उन्होंने घाट नहाने वहाने का इंतजाम कर रखा,
और जाके कोई कहने लगे साहब मैं इसमें नहाऊंगा, न भाई तू कौन, मैं खाम खा, और जाके उनकी गलबाजी होने लगे और मारपीट हो जाए, और बाद में कहले साहब हम फलान जात के थे इसलिए हमें बढ़ने नहीं दिया गया। ऐसे ही मंदिर बनवा रखे थे बहुतों ने, उनके पूर्वजों ने अपने मंदिर बनवा दिए और उन्होंने अपनी अपनी वहाँ पे उनके पूर्वजों ने मंदिर बनवा दिए और अपने उनकी वो पूजा पाठ करते थे। बाद में धीरे धीरे वो मंदिर की मान्यता बढ़ने लगी और फिर लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे। उन्होंने कहा कि भाई अब हमारा ही पर्सनल मंदिर है, हम आपको नहीं आने देंगे, ये तो हमारे खुद के लोगों के पूजा पाठ के लिए है। ऐसे मामले बढ़ने लगे, फिर फिल्में बनने लगी और फिल्मों की जो कहानी है वो तो उनके हिसाब से तो इमेजिनेशन है। तो इस आधार पे ये जो है इस तरीके के हवा बनाए जाने लगी कि साहब हमारे संविधान में तो ये लिख रहा, क्यों लोग वह ना पढ़े लिखे थे इतने, न संविधान के जानकार थे। खैर मैं जो बात कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ओरिजिनल था इसमें एक और रह रहा है जो भारत का संविधान ने पास करा 1950 में, वो ये था तीसरा, दो तो मैंने बता दिया, तीसरा क्या था जो ड्राफ्ट में भी था यही कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को महिला और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। तो विशेष प्रावधान क्या हो सकते हैं, और उस विशेष प्रावधान ये भी हो सकते हैं महिलाओं को और बच्चों को इसमें नहीं आने देंगे, ये भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई बात तो खुली नहीं है। भाई अगर कोई जैसे टॉयलेट्स हैं महिलाओं के लिए अलग हैं, पुरुषों के लिए अलग हैं, इस तरीके का कोई है तो ऐसा भी, तो इस तरीके के जो मैटर के हिसाब से उन्होंने सोचा होगा उस समय पे। ऐसा नहीं था कि भाई जो है अलग से कुछ कोई और करा जाएगा। अब उस समय पर जब बहस हो रही थी इन पे, उस दौरान क्या क्या बातें आई, जो उस समय का आर्टिकल 9 था, जो अब का आर्टिकल 15 है, उसके ड्राफ्ट पे 29 नवंबर 1949 को बहस हुई थी और इसमें 5 आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया था। 5 आधार कौन थे? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान। उस सदस्यों ने तर्क दिया कि ड्राफ्ट में अनुच्छेद में परिवार और वंश के आधार पे जो भेदभाव का उल्लेख नहीं किया गया है। अन्य सदस्यों ने उद्यानों, सड़कों, ट्रामों में संभावित सार्वजनिक रूप में प्रयोग करने के उल्लेख की मांग की, जहां लोगों को भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। इन बिंदुओं के जवाब में यह स्पष्ट किया गया कि यद्यपि जो ड्राफ्ट अनुच्छेद में कुछ स्थानों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद में प्रयुक्त भाषा की सामान्य प्रकृति सार्वजनिक स्थानों की एक विशेष श्रृंखला को कवर करने के लिए प्राप्त है, जिसमें वे स्थान में शामिल हैं जिनका अनुच्छेद के पाठ में उल्लेख नहीं किया गया। उन्होंने कहा भाई ऐसी हमने भाषा ही ऐसी कर रखी है कि अन्य सार्वजनिक स्थल, तो सार्वजनिक स्थल में पूजा पाठ, मंदिर वगैरह सब उन्होंने कहा कि भाई आगे भविष्य में वो सब आ जाएंगे। हमारी भाषा इस तरीके की है कि कोर्ट उनको सबको खींच खांच के उसमें बांट देगा और आगे हमारी न्याय प्रणाली है ही ऐसी। अब आगे जब इस पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा आगे कि महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देने वाले खंड में एक सदस्य ने अन्य संवेदनशील समूहों अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जोड़ने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वह सब तरह के लोग थे। वो जात की चद्दर ओढ़े हुए बैठा हुआ था, जो अपने आप को दलित मसीहा बनना का सपने पाले हुए थे कि आगे हमारी यही फसल है, इसको काटेंगे खाएंगे। ऐसे लोग वहाँ बहुत थे उस दौरान। कुछ पाकिस्तान भाग गए थे, बाद में पिट पिटा के आए उल्टे, और बाजा बाजा उनका आज भी वो बांग्लादेश में ऐसे ही हैं जो लोग बाग वहाँ पे पिट रहे हैं, जो उनके नेताओं के चंगुल फंस के वहाँ रह गए थे। सबको पता थी कि वहाँ क्या हाल होगा, क्योंकि धर्म के आधार पर इस्लाम के वहाँ बाहर इस्लाम के वहाँ पे आग फैली हुई थी और इस्लाम के वो जलजले में वो जो बह गए
और आज भी वहां पे उनके साथ में भेदभाव हो रहा, जब मर्जी उनको बलि का बकरा बना के उनको जो है टांग देते हैं। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई ये प्रस्ताव भी इसमें रखना चाहिए। जो ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर। उन्होंने इन प्रावधानों की आवश्यकता को खारिज कर दिया, भाई इसमें कोई जरूरत नहीं है। बताओ, जो बड़े बड़े योद्धा, जो प्रोफेसर जो बैठे हुए हैं, उनको मैंने कहा भाई आपने कभी इनकी वो पढ़ी? जब बहस हुई थी संविधान निर्माण की, ना जी। फिर तो क्या पढ़ा आपने? पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि जो ये किसी ने संशोधन प्रस्ताव रखा कि भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति भी इसमें जोड़ देनी चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि इस प्रावधान की आवश्यकता को खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा प्रावधान इन समूहों की वैधानिक अलगाववाद की अनुमति दे सकता है। अतः उन्होंने कहा भाई ये जो वैधानिक अलगाव की अनुमति, तर्क कहा कि ऐसे प्रावधान इन समूहों के वैधानिक अलगाववाद की अनुमति देना, भाई ये जो है अनुमति दे देगा उनमें अलगाववाद की, और ये वैधानिक हो जाएगा। ऐसा अलगाववाद फैल जाएगा देश में, संभाले नहीं संभलेगा। जो आज हो रहा है अलगाववाद, वो ये वैधानिक हो जाएगा अलगाववाद। और वे नहीं चाहते थे बाबा साहब कि समाज में जात के आधार पर अलगाववाद हो जाए, क्योंकि जाति के आधार पर अलगाववाद इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी जो आज संभाले नहीं संभल रही। उन्होंने कहा कि भाई जो सार्वजनिक स्थलों में एकता की भाव आएगी, वो अगर जबरदस्ती से रिजर्वेशन दे दिया जाएगा इसके आधार पे, तो स्वीकार नहीं करा जाएगा पब्लिक में, और वे अलगाववाद पे पिसने चालू हो जाएंगे। उनकी जो योग्यता और स्वावलंबन है वो खत्म हो जाएगा, और वो एक वैधानिक हो जाएगा, ये कानूनी रूप से अलगाववाद। उन्होंने इस आधार पे उन्होंने कहा भी जरूरत नहीं है। अतः विधानसभा ने इन संशोधनों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उस समय पे जो हमारे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, फादर ऑफ फ्रेमिंग थे, जो संविधान के निर्माता के पिता उनको कहें, उन्होंने कहा कि ये संशोधन अस्वीकार करे जाते हैं कि भी इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं कि जात के आधार पे SC ST का इसमें जोड़ने की जो बात कह रहे हैं, वो जो है वैधानिक रूप से अलगाववाद का आप जो बीज बो देंगे। उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है। अतः जो ड्राफ्ट के अनुच्छेद को कुछ संशोधनों के साथ उसी दिन यानी 29 नवंबर 1949 को अपना लिया गया। तो जो ड्राफ्ट अपनाया गया उसमें कितने थे? 3 क्लोज। और आज जो हमारे सामने जो ड्राफ्ट है उसमें कितने हैं? वो हमारे सामने जो संविधान है उसमें कितने क्लोज हैं? 6, और उनमें 3 और जोड़ दिए गए। कौन कौन से जोड़ दिए गए उनको भी सुन लो। सबसे पहले 1951 में ही ये काम कर दिया गया, और इसकी हवा चली दक्षिण भारत से, और उस हवा को शांत करने के लिए और ये जो कारनामा किया गया वो क्लोज 4 इसमें जोड़ दिया गया। क्या था? नथिंग, वही लैंग्वेज है जो महिलाओं और बच्चों के लिए थी। नथिंग इन दिस आर्टिकल ऑफ द क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state for making any special provision of the advancement of any socially and educationally backward class of citizen or for the scheduled caste and scheduled tribe logic। जिस काम के लिए बाबा साहब ने मने करी थी उसी बात के आधार पर उनको घुसेड़ दिया गया और वैधानिक अलगाववाद बीज बो दिए गए। जिस काम के लिए हमारे फ्रेमिंग फादर ने मने करी थी उसी काम को 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। क्या कह रहा है हिंदी में कि इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कोई बात राज्य को
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिक या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। नाम दे दिया उनकी उन्नति के लिए, और क्या हो रहा है, उनकी उन्नति के लिए बात की गई। अरे भाई, जब संविधान में यही बात लिख दी गई थी कि किसी की जाति के आधार पे उनको अवसर देने की जो बातें थी, कहीं प्रवेश करने की, तो कहां मने थी, उसमें कहां मने थी। केवल इतना ही तो था, उनको थोड़ा संघर्ष करने की जरूरत थी, और जब उनको प्रवेश मिल जाएगा पढ़ने के लिए, जब वो साथ एक माहौल में बैठ के पढ़ेंगे, एक जैसे मस्तिष्क के वहाँ पे व्यवस्था होगी, उनका जो प्रतियोगिता होगी उनकी उन लोगों के बीच में होगी, तो उनके अंदर जो विश्वास आता और भारत को जो प्रतिभा मिलती उस दौरान, उनको उस समय थोड़ा संघर्ष करना तो जरूर पड़ता। लेकिन आज जो स्थिति है, और जो पिछड़ू बन के रह गए, और जो जात के नाम की चद्दर ओढ़ के जो वैधानिक रूप से अलगाववाद लेके घूमने की उन्हें आदत पड़ गई, और उस चद्दर को उतारने का जी नहीं करते। वो सर्दी उतारते तो सर्दी के मारे कपकपाने लगते हैं। ये जो कपकपी की जो बीमारी है, वो उनकी हमेशा जिंदगी भर बनी रहेगी। अगर इस चद्दर को किसी ने ऐसा जरूर एक ना एक दिन जरूर होगा, वो खुद ही लोग कहेंगे कि साहब हम इस चद्दर को उतार के फेंकना चाहते हैं, क्योंकि उस चद्दर का वो आज भी फटी हुई है, और उसमें छिद्र इतने हुए हैं, उस छिद्रों को बांटने वाला आज पैदा नहीं हो रहा। कुछ लोग कोशिश करते हैं, उन्हीं के जाति के लोगों में, उनके न्यायाधीशों ने कोशिश करने की करी, तो जो वोट बैंक के जो ठेकेदार हैं, जो सत्ता के जो भोगी हैं, वो लोग उस चद्दर को फिर से रफू करने की कोशिश करते हैं कि भाई उसको ओढ़े रहो, मत फेंको इसे उतार के, इसी कपकपी में, सर्दी की ठिठुरन में आप पड़े रहो इसमें। अगला इसमें क्या जोड़ा, क्लोज 5, वो क्या है, वो 2005 में जोड़ा गया था। नथिंग इन दिस आर्टिकल इन सब क्लॉज G of clause 8 of article 19 shall prevent the state for making any special provision by law for the advancement of any social and educationally backward classes of citizen of the scheduled caste and scheduled tribe in so far as such special provision related to their admission to educational institution include private educational institution whether aids or unaided by the state other than the minority educational institution referred in the clause 8 of article 30। यहाँ पे भी उन्होंने कलाकारी करी, क्योंकि उस समय यूपीए 1 की सरकार थी, और उन्होंने जानबूझ के उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी उनके जो माइनॉरिटियों के लिए नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटियों ने बना रखे हैं, और जो धड़ल्ले से चले हुए हैं उनमें वही शिक्षा दी जाती है जो प्राइवेट और इंस्टीट्यूशन में है, जो गैर माइनॉरिटी वालों ने बना रखे हैं। जो इस्लामिक मिशनरियों के एक तो मदरसे बने हुए मुसलमानों के, उसमें कौन दाखिला लेने के लिए जाएगा? गरीब आदमी जो अन्य धर्म का है, कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वे तो सिखाते ही कुरान की बातें हैं, अपनी धार्मिक शिक्षा, तो उनकी किस काम की। लेकिन जो ईसाई मिशनरियों के लिए, मिशनरियों की जो स्कूल हैं, वो अपनी जो एजुकेशनल सिस्टम है उनका वही है
जो अन्य इंस्टीट्यूशनों का है उसमें थोड़ी सी उनकी प्रार्थना वगैरह अलग उनका है, रहना सहना उनका थोड़ा, उनकी प्रार्थना करने के ढंग थोड़े अपने ईसाई से मेल खाते हुए हैं। उनके जो टीचरों को जो बोलने का जो है संबोधन है वो वही है फादर वगैरह, तो उसमें ये जोड़ दिया गया और ये जानते बूझते जोड़ा गया, क्योंकि ये जो हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे जो बोझ डाल रहे हैं इनसे इनको राहत मिलेगी, और अगर कोई रिलीफ लेना चाहता है तो वो भी अपना स्टेटस को जो है माइनॉरिटीज कर ले और उनकी फ्रेंचाइज ले ले और अपना उनको हिस्सेदारी देता रहे और अपना छूट का लाभ मिल जाएगा उसको। तो बड़ी कलाकारी करी गई। ऐसी कलाकारी के कारण आज बहुत से स्कूलों ने अपना स्टेटस चेंज कर लिया और उसको जो संत आगे लगा के और उसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया और किसी और माइनॉरिटी स्कूल की फ्रेंचाइज लेके अपना उसमें अपना काम धंधा कर रहे हैं। उनको परसेंटेज उनका जा रहा है, जो उनकी फ्रेंचाइज की जो शुल्क है वो उनका जा रहा है और स्टेटस माइनॉरिटी कर लिया। देश में जो धर्म परिवर्तन की जो हवा चली हुई है मिशनरियों की, उसका भी ये बीज जो है उन्होंने जानते बूझते, यूपीए के उस समय की चेयरपर्सन थी, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उन्होंने जानते बड़ी बड़ी कलाकारी करी गई थी। इसमें जोड़ा गया क्या है हिंदी में कि इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड जी में भी कोई बात किसी राज्य या सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विधि द्वारा कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जहां तक ऐसे विशेष प्रावधान राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हों, तो अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर, लिख दिया क्लियर कट, शैक्षणिक संस्थानों को छोड़ दिया जाए। अब इसमें क्लोज 6 और जोड़ा गया। वो क्या कलाकारी थी? वो कह रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 8 ऑफ आर्टिकल 19 और क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 29 shall prevent the state for making, क्या मेकिंग? क्लोज ए क्या कह रहा है इसका सब क्लोज? एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन अदर देन द क्लासेस मेंटेन इन द क्लोज 4 and 5। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान, इस दौरान ये जोड़ा गया कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोरों का जो रिजर्वेशन का जो वर्ग बनाया गया है उनके लिए भी ये जो है हम प्रावधान इसमें उसके एडवांसमेंट के लिए हम इसमें जोड़ सकते हैं, जो क्लोज 4 और 5 में मेंटेन अदर उनसे अलग होगा, उनके जो उसमें मेंटेन कर रखे हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं या एजुकेशनल बैकवर्ड हैं उनसे अदर देन होगा। तो ये और होगा, भानुमति का कुड़वा जुड़ता चला गया। आगे इसमें जो खंड 6 है उसमें फिर वही बात आई, क्योंकि उसमें भी यही जोड़ना था जो रिजर्वेशन आगे बना इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए कि एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन अदर देन द क्लासेस मेंटेन इन द क्लोज 4 and 5 in so far such special provision related to their admission to educational institute including private institutional whether aided or unaided by the state other than the minority educational institution referred in clause 8 in article 30 which in cases of reservation would be
एडिशन इन द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10% ऑफ द टोटल सीट इन ईच कैटेगरी। यानी कि प्रत्येक कैटेगरी में 10% और एडिशनल जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो उनसे अलग होगा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या इकोनॉमिक जो एजुकेशनल बैकवर्ड को जो दिया हुआ है उनसे 10% और अलग से होगा। और ये उनके लिए होगा जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज के हैं, जो गरीब तबके से आ रहे हैं और वो गरीब तबके के हैं जो उनसे अलग हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से अलग हैं। और इसमें भी वही बात थी, इसमें भी माइनॉरिटीज वालों को के इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया गया। यहाँ जो उस समय की सरकारों ने गलतियाँ करी थी, उन्होंने अब वो चाहते तो इसको ठीक कर सकते थे, लेकिन केंद्र सरकार की जो वर्तमान की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने भी आंख मूंद ली इस कमी को ठीक दुरुस्त करने के लिए। उन्होंने यहाँ उसको छोड़ दिया। जैसा क्यों? क्योंकि कानून जो बनाने वाले हैं वो क्लर्क होते हैं, और क्लर्क हर एक बात को जानते हैं, और मंत्री के लेवल तक वो बातें नहीं होती, उनको सारे लूप होल की पता होती है और ड्राफ्ट बना के दे देते हैं, वो उन पर हस्ताक्षर कर देते हैं, संसद में खड़े होकर उसको पास करा देते हैं। और उसके जो लूप होल हैं भाई, उनको क्या बाद में परेशानी होती है, इसका क्या दुष्परिणाम हो रहा है, वो बाद में समाज के जो लोग हैं या जो काम धंधा चलाते हैं उनको सब बातों की पता होती है कि भाई समाज में इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। अब क्या है इसका हिंदी वर्जन? हिंदी वर्जन है कि सब क्लोज जो ख है छठे क्लोज का, वो कह रहा है कि खंड 4 और 5 में वर्णित अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के किसी भी वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान, जहां तक ऐसे विशेष प्रावधान राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हैं, अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर जो आरक्षण के मामले में मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा, प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों के अधिकतम 10% के अधीन होगा। अब इसमें कुछ स्पष्टीकरण भी है। जो स्पष्टीकरण है वो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल द आर्टिकल 16 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस shall be such as may be notified by the state for time to time on the basis of family income and other indicator of economic disadvancement। कह रहे हैं कि ये जो इस अनुच्छेद और अगला जो अनुच्छेद 16 होगा, उसके प्रयोजन के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वे वर्ग होंगे जिन्हें राज्य समय समय पर पारिवारिक आय और आर्थिक अभाव के अन्य संकेतकों के आधार पर अधिसूचित किया जा सकता है। तो ये थी इस आर्टिकल से आपका परिचय। तो मैंने आपके सामने इस आर्टिकल जो था 15, इससे मैंने आपका परिचय कराया और मैंने बताया जब भारत का संविधान बन रहा था तो केवल इसमें ओरिजिनल संविधान में 2 ही क्लोज थे। क्लोज 1 ये कह रहा था कि जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको किसी सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश, होटल, रेस्टोरेंट और आमोद प्रमोद के जितने भी संसाधन हैं उनमें इस आधार के और शर्त लगाकर आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाद में उसी संविधान में जो ओरिजिनल था उसमें महिला और बच्चों का बात जोड़ के इसमें कि भाई इन क्लोज में जो थे इन बातों को रहते हुए भी और ये महिला और बच्चों के लिए कुछ अलग से कर सकते हैं। इसी को आधार बनाने के बाद में इसमें संविधान संशोधन होते चले गए और इसको डायलूट करते हुए चले गए और एक जो है अलगाववाद के बीज इसमें बूते चले गए और इस संविधान की जो आत्मा थी उसको
लहूलुहानित करते हुए और इसको छिन्न भिन्न कर दिया और नाम दिया कि हम भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो भले के लिए नहीं कर रहे थे। समाज में एक अलगाववाद के बीज उन्होंने बोने शुरू कर दिए और ये बीज आगे भविष्य में जाके कैसे कैसे जो है रंग देखने को मिल रहे हैं और समाज में उसके कारण जो भेदभाव हो रहा, राजनीति की जो बयार फैली हुई है और धर्म के और जात के आधार की जो राजनीति है, वो आज भतेरी जो है हिंदुत्व के नाम लेके या अन्य कारणों से सरकार जो पार्टियां हैं उसको बांटने की कोशिश कर रही हैं। कोई कह रहा बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, बांट तो आपने संविधान के आधार पर दिए ही, चाहे आपने बांटे हों या आपके और साथियों ने बांटे हों, बांटे तो हैं, तो कटेंगे, कटना तो है ही, निश्चित ही है। जब आपने बांट ही दिए संविधान में जात के आधार पे, तो कटने को बचा ही क्या। तो भाई इस हमारी वीडियो में इतना ही। हमने आपको ओरिजिनलिटी इसकी बताई। अब इनको हम आगे केसेस के आधार पे जो भी संविधान संशोधन हुए वो क्यों हुए, कैसे कैसे केसेस आए और केसेस के आधार पे हम आपको इसको समझाएंगे, वो अगली वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में हमारा जो मुख्य उद्देश्य था आपका इससे परिचय कराना था और आप वीडियो में देखें और हमने जो बात बताई है वो आपको अच्छी लगी हो कमेंट करें और अगर कोई हमारी कमी रह गई हो उसको भी कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।